उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मिस्टर आर्थर ऑफिस में है। जोसेफ ने काउंटर के करीब इस लड़की से मुखातिब होकर पूछा। ओह नहीं जनाब, वो तो अभी अपने दोस्त मिस्टर टोनी के साथ गए हैं। इस लड़की ने कहा तो जोसेफ चौंक पड़ा। कहाँ गए हैं? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। जी बता कर नहीं गए, बस अचानक चले गए हैं। शायद थोड़ी देर बाद वापस आ जाएं। आपकी तारीफ, लड़की ने कहा। मैंने उनसे मिलना था, वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, जोसेफ ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इसका कार टोनी क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। टोनी क्लब पहुंचकर ही उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो क्लब की तरफ चल पड़ा। चूंकि वो कई बार यहाँ टाइगर के साथ आ चुका था, इसलिए यहाँ का अमला उसे अच्छी तरह जानता था। टोनी ऑफिस में है, जोसेफ ने काउंटर बॉय से मुखातिब होकर कहा। ओ नहीं जनाब, वो तो बाहर गए हुए हैं, काउंटर बॉय ने कहा। वो मुझे कार में अकेले आते हुए नजर आए हैं। ठीक है, मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ, जोसेफ ने कहा और मुड़कर एक खाली मेज पर बैठ गया। दूसरे लम्हे वेटर उसके सर पर पहुंच गया। एप्पल और बनाना मिक्स जूस बना कर ले आओ, वे जोसेफ ने वेटर से कहा। यस सर, वेटर ने जवाब दिया और वापस चला गया। वह थोड़ी देर बाद जूस का बड़ा सा गिलास उसके सामने मौजूद था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके सिप लेने लगा। एक गिलास पीने के बाद जब टोनी वापस ना आया तो उसने कुछ देर ठहर कर वेटर को एक और गिलास लाने का कहा और वेटर ने उसको दूसरा बड़ा गिलास लाकर उसके सामने रख दिया। वो उससे पहले गिलास से भी ज़्यादा आहिस्तगी से सिप करने लगा और फिर जब उसने गिलास ख़त्म किया तो उसे टोनी क्लब में दाखिल होता दिखाई दिया। वो सीधा साइड पर राहदारी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। जोसेफ चूंकि इस साइड पर बैठा हुआ था कि जब तक उसे मुड़कर ना देखा जाता, काउंटर की तरफ बढ़ता हुआ आदमी उसे ना देख सकता था, इसलिए टोनी ने उसे ना देखा था। जोसेफ ने वेटर को बुलाकर उससे पेमेंट की और फिर तेज तेज कदम उठाता वो टोनी के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि वहां का अमला उसे जानता था, इसलिए उसे किसी को भी अपनी तारीफ ना देना पड़ी और जोसेफ टोनी के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ टोनी उसे देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम जोसेफ कैसे आए हो? टोनी ने उठकर इसका इस्तकबाल करते हुए कहा। मैं काफ़ी देर से हॉल में बैठा तुम्हारी आमद का इंतज़ार कर रहा था, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुसाफिया करके वो दूसरी तरफ वाली कुर्सी पर बैठ गया। ओह अच्छा, खैरियत, क्या कोई काम है मुझसे? टोनी ने कहा। हाँ, तुम और आर्थर इकट्ठे शान प्लाजा से निकले थे, अलबत्ता तुम दोनों अलहदा अलहदा कारों में थे। मैंने फौरी तौर पर इस आर्थर से मिलना है, इसलिए मैं यहाँ आ गया कि तुमसे पूछ लूँ कि आर्थर अब कहाँ है, जोसेफ ने कहा। ओह तो ये बात है, मैं उसके ऑफिस ज़रूर किया था, लेकिन फिर उससे कोई काम याद आ गया और हम बाहर आ गए। फिर वो अपनी कार में चला गया और मैं अपनी कार में यहाँ आ गया। अलबत्ता रास्ते में मुझे एक ज़रूरी काम से रुकना पड़ गया था, इसलिए देर हो गई, टोनी ने कहा। देखो टोनी, तुम टाइगर के दोस्त हो और टाइगर को आर्थर की वजह से ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँचना पड़ा है और बॉस ने भले हुक्म दिया है कि मैं आर्थर को ट्रेस करके उसे मालूमात हासिल करूं कि उसने टाइगर के खिलाफ ऑस्टन ग्रुप को क्यों हायर किया था, इसलिए आर्थर से मेरी मुलाकात ज़रूरी है, जोसेफ ने कहा। आर्थर ने यह सब कुछ तो नहीं कराया होगा, इसका तो जराइम की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है। अलबत्ता मुझे ये इत्तला ज़रूर मिल गई थी कि टाइगर ज़ख्मी है। मैंने अस्पताल फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि उसे किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए मैं खामोश हो गया, टोनी ने कहा। तो तुम्हें मालूम नहीं है कि आर्थर अब कहाँ है? जोसेफ ने कहा। नहीं, मुझे वाकई ही मालूम नहीं है, टोनी ने जवाब दिया। मेरा नाम जोसेफ है और मेरा ताल्लुक अफ्रीका से है और अफ्रीका के बड़े बड़े विच डॉक्टरों ने मेरे सर पर अपने हाथ रखे हुए हैं, इसलिए मुझे वो कुछ वैसे ही मालूम हो जाता है जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारा इसलिए लिहाज कर रहा हूँ टोनी कि तुम टाइगर के दोस्त हो और तुम्हारा कोई ताल्लुक इस सारे सिलसिले से बेज़ाहिर नहीं है, लेकिन अब तुम आर्थर के बारे में झूठ बोलकर अपने आप को मशकूक बना रहे हो, इसलिए अब भी वक्त है कि सच बता दो, जोसेफ ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ जोसेफ, वरना मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत थी, टोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, जोसेफ ने उठकर खड़े होते हुए कहा तो टोनी भी उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो, कुछ खा पी लो,
टोनी ने उठते हुए कहा। सॉरी, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, जोसेफ ने कहा और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो राहदारी में से गुजर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो उसे यकीन था कि टोनी ने झूठ बोला है। उसे मालूम है कि आर्थर कहाँ है, लेकिन उसने जानबूझकर टोनी पर कोई तशद्दुद ना किया था, क्योंकि इमरान का भी वो अच्छा वाकिफ था और इमरान से पहले बात कर लेना चाहता था। क्लब के बैरूनी बरामदे में पब्लिक फ़ोन बूथ मौजूद था। वो इस फ़ोन बूथ की तरफ मुड़ गया। उसने जेब से सिक्का निकालकर फ़ोन बूथ में डाला और फिर रिसीवर उठाकर उसने राना हाउस के नंबर प्रेस किए, क्योंकि इमरान ने उससे कहा था कि उसकी वापसी तक राना हाउस में ही रहेगा। यस, इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, टोनी क्लब से। जोसेफ ने और फिर उसने शान प्लाजा से लेकर यहाँ पहुँचने और टोनी से होने वाली सारी बातचीत तफसील से दोहरा दी। इसका मतलब है कि ये टोनी भी इसका साथी। यकीनन उसने ही इस आर्थर को ऑस्टन के हलाक होने की इत्तला दी थी, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर ऑफिस से निकल गया होगा। लेकिन मालूम करो कि वो कहाँ है। तुम इससे मालूमात हासिल कर सकते हो या मैं खुद आऊं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। आपको आने की ज़रूरत नहीं है बॉस, मैं इसकी रूह से भी सब कुछ उगलवा लूँगा, जोसेफ ने कहा। ओके, तो उसी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो जोसेफ ने रिसीवर हुक में लटकाया और फ़ोन बूथ से बाहर आकर वो एक बार फिर क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो टोनी के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ टोनी उसे वापस आता देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। फिर बात करूँगा, इसने फ़ोन पीस में कहा और रिसीवर रख किया। तुम फिर आ गए हो, खैरियत, क्या कोई ख़ास बात है? टोनी ने इसके इस्तकबाल के लिए उठते हुए हैरत और परेशानी के मिले जुले लहजे में कहा। एक बात पूछना भूल गया, इसलिए दोबारा आना पड़ा, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, कौन सी बात? इस बार टोनी ने कतरे मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन जोसेफ का हाथ बिजली की सी तेज़ी से बढ़ा और फिर इससे पहले कि टोनी संभलता, जोसेफ ने इसकी गर्दन पकड़कर एक ज़ोरदार झटके से इसका जिस्म हवा में उठाकर साइड पर पटक दिया। टोनी चीखता हुआ एक धमाके से नीचे गिरा ही था कि जोसेफ ने उसके सीने पर जोर से अपना बाजू रख दिया। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो टोनी, इसलिए अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो बता दो कि आर्थर को तुमने कहाँ छोड़ा है, वरना मैं सिर्फ पैर को झटका दूंगा और तुम्हारा दिल फट जाएगा। बोलो, जोसेफ ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने पैर को कदरे मसीह दबा दिया। टोनी ने इस दौरान अपने दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़ ली थी और उसका निचला जिस्म तेजी से सिमट रहा था। लेकिन जोसेफ के मजीद दबाव देने की वजह से ना सिर्फ उसका निचला जिस्म भी एक झटके से सीधा हो गया, बल्कि उसके दोनों हाथ भी बेजान होकर नीचे गिर पड़े। उसका चेहरा यखलख्त मसक हो गया। मैं तुम्हारा सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहा हूं टोनी कि तुम टाइगर के दोस्त हो, वरना। जोसेफ की गुर्राहट और बढ़ गई और इस बार टोनी ने इस कदर तेजी से आर्थर का पता बता दिया जैसे टेप चल रही हो। फोन नंबर क्या है वहां का? जोसेफ ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हकीकत है मुझे नहीं मालूम, टोनी ने करहाते हुए कहा। तो जोसेफ ने पैर हटा लिया। उठो और अब मुझे बताओ कि आर्थर क्या करता है और तुमने क्यों उसे ऑस्टन की हलाकत की खबर दी थी? तुम्हारे इससे क्या ताल्लुकात हैं? जोसेफ ने कहा और उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश करते हुए टोनी को बाजू से पकड़कर एक झटके से सामने सोफे पर डाल दिया। मैं सब कुछ बता देता हूँ, मुझसे वाकई गलती हो गई है। मैंने ख्वामख्वाह आर्थर से हमदर्दी की है, हालांकि मैंने आर्थर को मना भी किया था कि वो टाइगर और जवाना के मुंह ना लगे, लेकिन इसने मेरी बात ना मानी। टोनी ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। फजूल बातें मत करो टोनी, जो असल बात है वो बताओ, जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा। आर्थर असले का स्मगलर है और असले की एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास का पाकिस्तान में मेन नुमाइंदा है, टोनी ने कहा। लेकिन उसे टाइगर और जवाना से क्या खतरा लाहक हो गया? वो तो आम गुंडों और बदमाशों के खिलाफ काम कर रहे थे, जोसेफ ने कहा। टागोरा के इलाके में इस तंजीम के असले की खुफिया गोदाम है और उस्ताद कालू जो वहाँ के गुंडों का सरदार है और वो आर्थर के तहत है, और आर्थर को खतरा लाहक हो गया था कि कहीं ये लोग उस्ताद कालू तक ना पहुंच जाएं और असले के गोदाम सामने ना आ जाएं, टोनी ने कहा।
तो ये बात है। ठीक है, जोसेफ ने कहा। उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। मुझे मत मारो प्लीज प्लीज, टोनी ने घकियाते हुए लहजे में कहा। तुमने अपने दोस्त टाइगर की मौत का सौदा किया, तुम नाकाबिले मुआफी हो, जोसेफ ने कुर्राते हुए कहा और इसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। ठक ठक की आवाजों के साथ ही गोलियां सीधी टोनी के दिल में उतरती चली गई और वो चीख मारकर पहले सोफे में गिरा और फिर नीचे फर्श पर जा गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद उसकी आंखें बेनूर हो गई। जोसेफ ने साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल अपनी जेब में डाला और तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो क्लब से बाहर था। उसे मालूम था कि टोनी की लाश मिलने के बाद सबको मालूम हो जाएगा कि उसे जोसेफ ने हलाक किया है, लेकिन वो जानता था कि गुंडे ना ही पुलिस तक जाएंगे और ना ही उसके पीछे आएंगे, बल्कि वो क्लब पर कब्जा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए उससे बारे में कतन कोई परवाह न थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से इस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां टोनी के मुताबिक एक कोठी में छुपा हुआ था। पहले इसने सोचा कि इमरान को रिपोर्ट दे दे, लेकिन फिर उसने इरादा तब्दील कर दिया। वो इस ऑर्थर के बारे में भी साथ ही तफसीली रिपोर्ट देना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी कार इस कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर इसने इस कोठी में चेक कर लिया जिसका नंबर टोनी ने बताया था। इसने कार एक साइड पर रखी और नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता कोठी के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो बराह रास्त इस औरत से टकराएगा। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया, लेकिन जब कुछ देर तक कोई बाहर ना आया तो उसने छोटे फाटक को दबा दिया और दूसरे लम्हे वो देखकर हैरान रह गया कि फाटक अंदर से लॉक ना था। उसने अंदर सर डालकर झांका और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसे खुद ब खुद एहसास हो गया कि कोठी खाली है। कहीं टोनी ने डॉज तो नहीं दिया, जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन वो जैसे ही गैराज तक पहुंचा वो बेइख्तियार उछल पड़ा। उसकी नाक से इंसानी खून की मखसूस बू टकराई थी। चूंकि वो जंगल का रहने वाला था इसलिए उसकी कुव्वत शामा इंतहाई तेज थी। यहाँ कोई हलाकत हुई है, जोसेफ ने कहा और बरामदे से आगे बढ़ने लगा। अलबत्ता साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल उसने जेब से निकालकर हाथ में ले लिया था और फिर वाकई किसी दरिंदे के से खून की बू सूंघता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेइख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। आर्थर वहां मुर्दा हालत में फर्श पर गिरा हुआ था। वो शायद कुर्सी पर था। इस पर फायर खोल दिया गया था और वो कुर्सी समेत नीचे गिरा था। चूंकि शान प्लाजा में दाखिल होने से पहले उसने टोनी की कार आगे की तरफ इस आदमी को देखा था और ऑफिस ग्रिल से गन ने उसे बताया था कि आर्थर टोनी के साथ गया है, इसलिए वो समझ गया था कि वो यही है, उसे किसी ने हलाक किया होगा। जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़ा और फिर उसने पूरी कोठी की तलाशी ले डाली। किचन में एक और आदमी की लाश भी मौजूद थी, उसे भी मारकर हलाक किया गया था। यह अपने लिबास से कोई मुलाजिम ही दिखाई देता था। जोसेफ ने दोबारा इस कमरे में गया जहां आर्थर की लाश पड़ी थी। उसने उसके लिबास की तलाशी ली, लेकिन तलाशी लेने का मतलब कि चीज़ बरामद ना हुई तो उसने पूरी कोठी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। ख़ास तौर पर उसने ऑफिस नमा कमरे की खसूसी तलाशी ली, लेकिन वहाँ भी सिवाय गैर मुल्की करेंसी के और कुछ ना था। जोसेफ वापस रूम में आया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस कर दिए। राना हाउस। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई थी। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा और फिर इस टोनी से पूछ-कुछ से लेकर यहाँ पहुँचने और यहाँ के बारे में पूरी तफसील बता दी। ठीक है, इस बैनुल अक़वामी तंजीम को यकीनन इत्तला मिल गई होगी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आर्थर के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए उन्होंने रास्ता रोक दिया। लेकिन तुमने टोनी से जो मालूमात हासिल की हैं वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, इसलिए तुम वापस आ जाओ ताकि इस चौकीदारी टाइप के बोर काम से निजात हासिल कर सकूं। इमरान ने कहा। बॉस, आप इतनी जल्दी बोर हो गए? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम और जवाना क्यों बोर हो जाते हो। बहरहाल आ जाओ, मैंने अस्पताल टाइगर और जवाना को पूछने जाना है। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर रखा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे में एक अधीर उम्र आराम कुर्सी पर आरामदेह मूड में बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक फाइल थी और उसकी नजरें इस फाइल में जमी हुई थी। के पास बड़े हुए फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी। इस आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, इस आदमी ने सख्त लहजे में कहा। ब्रूक्स बोल रहा हूँ चीफ, पाकिस्तान के सिलसिले में एक रिपोर्ट सामने आई है।
इसकी इजाज़त दें तो हाजिर हो जाओ। दूसरी तरफ से मौतबाना सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या ये रिपोर्ट फ़ोन पर नहीं दी जा सकती? चीफ ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। सर, बेहतर है कि ज़ुबानी बात हो जाए। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। ओके, फिर आ जाओ, चीफ ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर फाइल को बंद करके वो उठा और तेज तेज कदम उठाता एक तरफ दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक राहदारी थी। इस राहदारी से गुजरकर वो आगे बढ़ गया और फिर एक कमरे में दाखिल हुआ जिसे ऑफिस से अंदाज में सजाया गया था। बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की कुर्सी मौजूद थी। चीफ इस कुर्सी पर बैठ गया। उसने हाथ में मौजूद फाइल मेज के दराज खोलकर अंदर रख दी और फिर मेज के किनारे पर लगे हुए बटन प्रेस कर दिए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और छुरीले जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने चीफ को मौतमाना अंदाज में सलाम किया। आओ बैठो ब्रूक्स, चीफ ने इसी तरह स्पार्ट लहजे में कहा। तो आने वाला, जिसका नाम ब्रूक्स था, मौतमाना अंदाज में मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब बताओ क्या रिपोर्ट है जिसके लिए तुम इस कदर परेशान दिखाई दे रहे हो? चीफ ने कहा। चीफ, पाक एशिया में हमारा सेटअप बड़ी कामयाबी से काम कर रहा था और वहाँ असली की खपत भी काफ़ी हो रही थी। ख़ास तौर पर असली की बड़ी खपतें बहादुरिस्तान भिजवाई जा रही थी कि अब अचानक एक मसला सामने आ गया है जिसके लिए मैंने सोचा कि आपसे तफसीली बात हो जाए। ब्रूक्स ने कहा। कैसा मसला? खुलकर बात करो, चीफ ने इस बार कतरे गुस्सेले लहजे में कहा। बॉस, आप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ख़ास तौर पर इसके लिए काम करने वाले ख़तरनाक आदमी अली इमरान के बारे में। और मुझे ख़तरा लाहक हो गया है कि हमारा सेटअप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के सामने आ जाएगा। उसने कहा तो चीफ पे इख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी के तासुरात उभर आए। सीक्रेट सर्विस का असले की आम सी स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, लेकिन ये लोग अगर हमारे सुराग पर चल निकले तो फिर इससे कुछ बैद नहीं कि वो पूरे सेटअप का ही खात्मा कर दें। ब्रॉक्स ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हमारे सेटअप के खिलाफ काम कर रही है? चीफ ने कहा। पाक एशिया में हमारा एजेंट आर्थर है। इसने एक मुतवस्त तबके की आबादी जिसे टागूरा कहा जाता है वहाँ असले की खुफिया स्टोर बना रखे हैं और वहाँ के आम से बदमाशों और गुंडों को उसने अपने सेटअप में शामिल कर रखा है क्योंकि पुलिस भी उनकी वजह से गोदामों तक नहीं पहुँच सकती और इंटेलिजेंस वगैरह भी मुतवस्त तबके की ऐसी आबादियों में नहीं जाया करती और ना आम से गुंडों और बदमाशों की मुँह लगती है। इसलिए ये सेटअप इंतहाई कामयाबी से काम कर रहा था कि अचानक आर्थर को इत्ला मिली कि दो आदमी इन बदमाशों और गुंडों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसने वहां के एक मकामी पेशावर कातिल के ग्रुप के बॉस से राब्ता कायम किया और इन दोनों पर हमला करा दिया। ये दोनों जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन फिर अचानक उन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में मुंतकिल करा दिया गया। इस दौरान आर्थर के एक मकामी दोस्त टोनी ने उसे बताया कि ये दोनों आदमी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के इंतहाई खतरनाक आदमी अली इमरान के साथी थे और इमरान इन पेशावर कातलों के ग्रुप के इंचार्ज तक पहुंच गया है और उसने इससे आर्थर के बारे में मालूमात हासिल करके इस इंचार्ज को हलाक कर दिया है, जिस पर आर्थर अपने खुफिया पॉइंट पर आ गया और उसने मुझे कॉल करके तफसीली रिपोर्ट दी। मैं ये रिपोर्ट सुनकर चौंक पड़ा। मैं समझ गया कि वो चाहे जिस कदर भी खुफिया मकाम पर रहे, बहरहाल ये सीक्रेट सर्विस का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर आर्थर उनके हाथ आ गया तो ना सिर्फ हमारी तंजीम ओपन हो जाएगी बल्कि खुफिया गोदाम और पूरा सेटअप भी सामने आ जाएगा, जिस पर मैंने पाक एशिया में मौजूद एक खसूसी आदमी रॉबर्ट को कॉल करके आर्थर के पास भेजा और आर्थर को हलाक करा दिया और फिलहाल मैंने रॉबर्ट को आर्थर की जगह दे दी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ कुछ रोज तक काम बंद कर देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। ब्रॉक्स ने तफसील बताते हुए कहा। क्या रॉबर्ट इस पूरे सेटअप से वाकिफ है? चीफ ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। यस चीफ, मैंने उसे आर्थर के मुतबादिल के तौर पर तैयार रखा था, लेकिन वो आर्थर के सामने नहीं आता था। अलबत्ता इन बदमाशों गुंडों को उसके बारे में मालूम था, इसलिए वो आर्थर की आसानी से संभाल सकता है सीट। ब्रॉक्स ने कहा। मैं अभी जो फाइल पढ़ रहा था वो बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप की डिमांड के बारे में थी, जो बहादुरिस्तान हुकूमत से कह रहे हैं उन्होंने हमसे इंतहाई हसास असलाह तलब किया है, उनसे मुआहदा कर लिया है, लेकिन अब तुमने ये बात सुनाकर तशवीश में मुब्तला कर दिया है।
वहाँ गोदामों में जो असला मौजूद होगा वो तो आम सा असला है। इसके पकड़े जाने से तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस हसास असले के पकड़े जाने से हो सकता है, लेकिन ये ऑर्डर मैंने बड़ी जद्दोजहद से हासिल किया है, इसलिए बहरहाल हमें उसे पूरा करना है। चीफ ने कहा, इन हालात में तो बॉस वहाँ हसास असला भेजना अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। ब्रूक्स ने फैसला कुन लहजे में कहा, लेकिन अब हम कब तक खामोश बैठे रह सकते हैं? चीफ ने कहा, बॉस ये असला काफिरिस्तान के रास्तों से तो भिजवाया जा सकता है, वहाँ भी हमारा सेटअप काम कर रहा है। ब्रूक्स ने कहा, ओह हाँ, को इसमें अखराजात बढ़ जाएंगे और मुनाफा कम हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है तो फिर पाकिशिया के बारे में तुम्हारी तजवीज़ है कि वहाँ सब कुछ अभी रोक दिया जाए। चीफ ने इस बार कदरे एतमीनान भरे लहजे में कहा, यस चीफ, ये ज़रूरी है। ब्रूक्स ने कहा, ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो फैसला कर सकते हो, अलबत्ता ये फाइल ले जाओ और काफिरिस्तान के रास्ते इस असले की बहादुरिस्तान के इस ग्रुप को तरसील मुमकिन बनाओ। चीफ ने मेज़ की दराज खोलकर इसमें मौजूद इस फाइल को निकालते हुए कहा जो वो बैठा पढ़ रहा था। इसने फाइल ब्रूक्स की तरफ बढ़ा दी। यस चीफ, ये काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ब्रूक्स ने फाइल लेते हुए कहा, ओके ठीक है, बहरहाल मैं भी ये नहीं चाहता कि ये ख़तरनाक सीक्रेट सर्विस हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा फ़ाल हो, इसलिए ऐसा लाया अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे मामलात बिगड़ने ना पाएँ। चीफ ने कहा, आप बेफिक्र रहें चीफ, मैं सब ओके कर लूँगा। मैंने इसीलिए ऑर्थर को ऑफ कर दिया है कि ऑर्थर की वजह से ब्लैक मॉस्क के सामने ना आए, जबकि इन गुंडों और बदमाशों तक अगर वो पहुंच भी गए तो उन्हें ब्लैक मास्क के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो तो उसे ऑर्थर का ही सेटअप समझते हैं। ब्रूक्स ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल ये असास असला बर वक्त बहादुरिस्तान पहुंच जाना चाहिए, इस बात का खसूसी तौर पर ख्याल रखना। चीफ ने कहा, यस चीफ। ब्रूक्स ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने चीफ को सलाम किया और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने कार स्पेशल अस्पताल की पार्किंग में रोकी और फिर कार से उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता डॉक्टर सदीकी के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। चूंकि यहाँ का अमला उसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए किसी ने भी उसे ना रोका और इमरान डॉक्टर सदीकी के ऑफिस में दाखिल हो गया। डॉक्टर सदीकी ऑफिस में मौजूद ना थे, इसलिए इमरान वहाँ कुर्सी पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सदीकी अंदर दाखिल हुए थे। इमरान उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हो गया। अस्सलामुअलैकुम। इमरान ने उनके चौंकने से पहले ही इंतहाई खुशूगुसू से सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, आप कब आए हैं? डॉक्टर सदीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उनके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह मौजूद थी। अभी आया हूँ, क्या पोजीशन है टाइगर और जवाना की? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अब ठीक हैं, बस रेस्ट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी उन्हें एक हफ़्ता मज़ीद रेस्ट करना चाहिए। वो तो मुझे कह रहे थे कि उन्हें हस्पताल से फारिग कर दिया जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। डॉक्टर सदीकी ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जाहिर है आपके पास मरीजों की कमी है, इसलिए आप चाहेंगे कि रौनक लगी रहे। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो डॉक्टर सदीकी बेइख्तियार हंस पड़े। खुदा करे मरीजों की कमी ही रहे, लेकिन जिस अंदाज में आप आ रहे हैं इस अंदाज में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर सदीकी ने हंसते हुए कहा, वो किस कमरे में है? इमरान ने उठते हुए कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ। डॉक्टर सदीकी ने भी उठते हुए कहा, अरे नहीं, आप काम कीजिए, मुझे सिर्फ कमरा बता दें। अब अस्पताल तो मुझे अपने फ्लैट की तरह जाना पहचाना लगता है। इमरान ने कहा तो डॉक्टर सदीकी एक बार फिर हंस पड़े। स्पेशल सेक्शन रूम नंबर 5, डॉक्टर सदीकी ने इमरान कहा और इमरान ने असबात में सर हिलाया और ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर वो रूम नंबर 5 का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। कमरे में सिर्फ 2 ही बेड्स थे और इन पर टाइगर और जवाना लेटे हुए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो स्नैक किलर्स अब थक कर आराम फरमा रहे हैं। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही कहा तो टाइगर और जवाना जो दोनों आंखें बंद किए लेटे हुए थे बेइख्तियार चौंक पड़े। ओह बॉस, आप? टाइगर ने कहा और जल्दी से उठकर बैठ गया। मास्टर, हम गफलत में मार खा गए थे। जवाना ने भी उठकर बैठते हुए कहा, मार खाई ही गफलत में जाती है, वरना अगर आदमी को पहले से पता चल जाए कि उसे मार पड़ने वाली है तो वो भाग जाता है। इमरान ने कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए कहा और टाइगर और जवाना दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। तुम दोनों पर ऑस्टन ग्रुप ने हमला किया और ऑस्टन को ये टास्क एक आदमी आर्थर ने दिया।
असली का स्मगलर है वो, और उसकी मुआवनत टाइगर के दोस्त टोनी क्लब के मालिक टोनी ने की, और ऑस्टिन की मौत की खबर भी टोनी ने जाकर दी। और फिर टोनी के कहने पर ही आर्थर शार्प प्लाजा से निकलकर उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस था, उठकर एक कॉलोनी की कोठी में जाकर छुप गया। लेकिन जोसेफ ने टोनी को चेक कर लिया, और फिर जोसेफ ने टोनी से आर्थर के बारे में मालूमात हासिल कर ली, टोनी का खात्मा कर दिया। लेकिन जब जोसेफ आर्थर की रहायशगाह पर पहुंचा तो वहां पहले ही आर्थर की लाश मौजूद थी। टोनी ने जोसेफ को बताया कि आर्थर का ताल्लुक असले की बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से है, और टागोरा के इलाके में उनके असले के खुफिया गोदाम मौजूद हैं। टाइगर और जवाना जिस अंदाज में वहां के बदमाशों और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उससे आर्थर इस खदशे का शिकार हो गया था कि कहीं गोदाम सामने ना आ जाए। इसलिए उसने ऑस्टिन के जरिए तुम दोनों पर कातिलाना हमला कराया। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, आर्थर के बारे में सुना तो ज़रूर है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उसका ताल्लुक किसी बैनुल अक़वामी तंजीम से है। इसलिए मैंने इसकी तरफ तवज्जो ना की थी, क्योंकि स्मगलरों से तो दारुल हुकूमत भरा पड़ा है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, मास्टर, आपकी बात का मतलब हुआ कि अब ये केस स्नेक किलर का नहीं रहा, बल्कि सीक्रेट सर्विस का हो गया है। लेकिन प्लीज़ ऐसा है भी सही तो आप मुझे इस टीम में शामिल कर दें जो इनके खिलाफ काम करे। जवाना ने कहा, आम से असले को सीक्रेट सर्विस डील नहीं करती, इसलिए बेफिक्र रहो। सीक्रेट सर्विस का ये केस नहीं बनता, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 स्टार्स का बन सकता है। लेकिन चूंकि स्नेक किलर्स की वजह से ये सामने आए हैं, इसलिए इस केस पर तुम ही काम करोगे। लेकिन आर्थर की सूरत से ये बात सामने आ जाती है कि इस तंजीम के बड़ों तक सीक्रेट सर्विस का नाम पहुंच गया है, इसलिए उन्होंने अपने आदमी आर्थर का भी खात्मा कर दिया है, और हो सकता है कि वो यहाँ सब कुछ अंडरग्राउंड कर दें और गोदाम भी खाली कर दें। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, यकीनन ऐसा ही होगा बॉस, लेकिन अब बहरहाल मैं इस सारे केस से सेटअप को तलाश करके इनका खात्मा कर दूंगा। टाइगर ने कहा, तुम फिलहाल वही काम करो जिसका तुमने आगाज़ किया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। अलबत्ता अब तुम अपना तरीक़ाकार थोड़ा सा तब्दील कर दो। तुमने 2 आदमियों को ट्रेस करना है, शर्फू और उस्ताद कालू को। पहले इनको ट्रेस करो और फिर इनसे मालूमात हासिल करके आगे बढ़ो। और फिलहाल तुम्हारा टारगेट सिर्फ टागोरा का इलाका है। तुमने वहाँ से बदमाशी से मुतल्लिक हर किस्म के आदमी का खात्मा करना है। इमरान ने कहा, यस मास्टर, लेकिन अब दरअसल साहब से हमें छुट्टी दिला दें। ये डॉक्टर साहब हमें छुट्टी ही नहीं दे रहे, वो तो कहना नहीं मानते हमारा। जवाना ने कहा, ठीक है, मैं जाकर उन्हें कह देता हूँ, जिस कदर जल्द मुमकिन हो वो तुम्हें छुट्टी दे दें। इमरान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक सीरो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर और जवाना अल्लाह ताला के फजलो करम से बच गए हैं। इन पर कातिलाना हमला तो इंतहाई खौफनाक था। ब्लैक सीरो ने कहा, हाँ, अल्लाह का वाकई ही करम हो गया है कि जवाना की खसूसी साख्त की कार बहाना बन गई, वरना तो ये ख़त्म हो जाते। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मुझे सुलेमान ने बताया कि आप राना हाउस में मौजूद थे और आपने सुलेमान से कहा था कि अगर फ्लैट पर कोई कॉल आए तो आपको राना हाउस इतला दे। क्या वहाँ कोई ख़ास काम था? ब्लैक सीरो ने कहा, जोसेफ इन कातलों के खिलाफ काम कर रहा था, क्योंकि वो भी बहरहाल स्नेक किलर्स का रुकन है, और मैं इसकी जगह राना हाउस की चौकीदारी कर रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक सीरो भी बेइख्तियार हंस पड़ा। लेकिन स्नेक किलर्स का टारगेट क्या है? ब्लैक सीरो ने कहा, टागोरा इलाके को सांपों से पाक करना। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक सीरो भी इख्तियार चौंक पड़ा। टागोरा, वो तो मुतवस्त तबके का वसी रिहायशी इलाका है, वहाँ क्या किसी खास तंजीम के अड्डे हैं? ब्लैक सीरो ने कहा, मुझे तो मालूम ना था, लेकिन अब पता चला है कि असली की कोई बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क है और उसके असली के गोदाम वहाँ मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया, ब्लैक मास्क, ओह, तो वो यहाँ भी पहुँच गई। ब्लैक सीरो ने चौंक कर कहा तो इमरान भी इख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? ये बात तुमने किसी बहराई में की है? क्या ब्लैक मास्क से तुम वाकिफ़ हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, आज के अखबार में एक खबर है कि बहादुरस्तान की हुकूमत ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो इनके मुखालिफों का आदमी है।
इनसे कोई दस्तावेज बरामद हुई हैं जिसके मुताबिक बहादुरिस्तान हुकूमत मुखालिफियों ने असले की किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से ऐसे हसास असले का सौदा किया है जिससे बहादुरिस्तान की फ़ौजों को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचा जा सकता है। आपने भी ब्लैक मास्क नाम लिया तो मैं इसलिए चौंक पड़ा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ओह, अगर ऐसा है तो फिर तो ये मामला इंतहाई सीरियस है। इसका मतलब है कि यह हसास असला बहादुरिस्तान की हुकूमत के मुखालफों के पाकिशिया से सप्लाई किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिशिया के मुफादात के खिलाफ हो जाएगा। इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा, जाहिर है इमरान साहब, पाकिशिया के मुफादात तो बहादुरिस्तान हुकूमत के साथ मुतल्लिक हैं। उनके मुखालिफ ग्रुपों से तो हम वाकिफ़ हैं, फिर मुखालिफ ग्रुपों का ताल्लुक भी काफिरिस्तान से है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ओह, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब ये तंजीम पाकिशिया की बजाय ये हसास असला काफिरिस्तान के रास्ते सप्लाई करे। हमने उसे रोकना है, क्योंकि अगर ये असला मुखालिफ ग्रुपों तक पहुंच गया तो बहादुरिस्तान हुकूमत के लिए मसला बन सकता है, और अगर बहादुरिस्तान मुखालिफ ग्रुपों की हुकूमत आ गई तो फिर बहादुरिस्तान काफिरिस्तान का साथी बन जाएगा। इस तरह पाकिशिया के मुफादात को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इमरान ने कहा, लेकिन अभी तफसील तो मालूम नहीं हो सकी कि यह हसास असला है क्या। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी वजारत दाखिला। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान की PA की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। वैसे कहा तो यही चाहता है कि खातून से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर तुम महसूस ना करो तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इमरान ने कहा, ये आपको मेरी तनख्वाह से क्या दिलचस्पी हो गई है इमरान साहब? वैसे मेरा 10वां ग्रेड है। दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए जवाब दिया गया। मैं इसलिए पूछना चाहता था कि अगर तनख्वाह माकूल नहीं है तो और भी किसी जगह PA की नौकरी ढूंढ लो। इत्मीनान से बैठे फ़ोन वसूल करते रहे और बातें करते रहे और महीने बाद तनख्वाह वसूल कर ली। ना हाय हाय, ना कल कल, ना शोर, ना शराबा, ना भाग, ना दौड़। अभी तुमने बताया है कि 10वां ग्रेड है, तो मतलब है कि तनख्वाह मैट्रिक तक पहुंच चुकी है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से PA भी बेइख्तियार हंस पड़ा। जी हाँ, अभी वाकई ही मैट्रिक में ही है, PA ने जवाब दिया तो इस बार इमरान इसके गहरे और मानीखेज जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा। अगर साहब से बात करा दें तो मेहरबानी होगी। इमरान ने कहा, जी हाँ, अभी लीजिए। PA ने जवाब दिया। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सुल्तान की आवाज़ सुनाई थी। आपकी तनख्वाह किस जमात में पड़ रही है जनाब? दुआ के बाद इमरान ने कहा, तनख्वाह किस जमात में पड़ रही है? क्या मतलब हुआ इस बात का? सर सुल्तान ने सलाम का जवाब देते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, आपके PA से मैंने उसकी तनख्वाह पूछी तो उसने कहा कि वो 10वें ग्रेड में है। मतलब यह है कि मैट्रिक में इसलिए पूछा था कि आपकी तनख्वाह किस जमात के तालिब इल्म है। इमरान ने कहा तो इस बार दूसरी तरफ से सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। तुम्हारी आंटी को पता होगा, मैं तो चेक पर दस्तखत करके उसे देता हूँ और बस। सर सुल्तान ने जवाब दिया, अरे फिर तो वो कॉलेज में होगी और वहाँ मेरा दाखिला हो ही नहीं सकता। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान इसकी बात पर बेइख्तियार हंस पड़े। ये तुम्हें आज तनख्वाहें पूछने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सर सुल्तान ने कहा, अब क्या करूं, तनख्वाह का नाम सुनते ही राल टपकने लगती है। इमरान ने जवाब दिया, तो फिर सर अब्दुल रहमान की बात मान लो, वो तुम्हारी तनख्वाह का बंदोबस्त करा देंगे। सर सुल्तान ने जवाब दिया, लेकिन एक मसला है, तनख्वाह का इल्म तो डैडी को रहेगा और यही सबसे टेढ़ा मसला है। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान इसकी बात समझकर बेइख्तियार हंस पड़े। हाँ, अब तो तुम मुफलिस और कलाश होने का रोना रो लेते हो, फिर तो ना रो सकोगे। बहरहाल बताओ क्यों फ़ोन किया है? क्योंकि मैं एक इंतहाई ज़रूरी फ़ाइल देख रहा था। सर सुल्तान ने कहा, आज अखबार में आया है कि बहादुरिस्तान हुकूमत ने कोई ऐसा आदमी गिरफ्तार किया है जो उनके मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और इससे कोई दस्तावेज़ मिली हैं जिससे ये पता चला है कि बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप ने असला सप्लाई करने वाली एक बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क को इंतहाई ख़तरनाक और हसास असले की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, होगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ बहुत से मुखालिफ ग्रुप मुसलसल हालत जंग में रहता है। लेकिन इस सिलसिले में हमारा क्या ताल्लुक? सर सुल्तान ने कहा, ब्लैक मास्क के बारे में चीफ को इत्तला मिल चुकी है। इसका सेटअप पाकिशिया में भी है। अगर ये असला पाकिशिया के ज़रिए इस मुखालिफ ग्रुप को सप्लाई किया गया और उसका इल्म बहादुरिस्तान हुकूमत को हो गया तो आप बहरहाल मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि पाकिशिया और बहादुरिस्तान के दरमियान गलत फहमी पैदा हो सकेगी और इसका नुकसान भी पाकिशिया को पहुंच सकता है। इमरान ने कहा,
ओह, तो ये बात है। हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, उसने जवाब देते हुए कहा। मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया है कि आप बहादुरिस्तान से ये मालूम करके मुझे बता सकते हैं कि किस किस्म के असले की खेप की गई है, ताकि मैं इससे अंदाज़ा लगा सकूं कि वो कैसा ख़ास असला कह रहे हैं और कौन सा उनकी नज़रों में है। इमरान ने कहा, क्या इस दस्तावेज़ में असले की तफसील भी दर्ज होगी? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। अगर ना भी होगी तब भी बहरहाल बहादुरिस्तान हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश तो की होगी। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो? सर सुल्तान ने कहा, आप चीफ को इत्ला दे दें, मुझ तक पहुँच जाएगी। इमरान ने कहा, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अगर तफसील मालूम ना भी हो सकी तो बहरहाल इस तंजीम के सेटअप का यहाँ खात्मा अब ज़रूरी हो गया है। पहले तो ये बात हमारे नोटिस में ना थी, लेकिन अब तो आ गई है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इन तक इत्ला पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम कर रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसलिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता टाइगर को मैंने कह दिया है और उनका सुराग लगा लेगा। इमरान ने कहा, इन तक कैसे इत्ला पहुंच चुकी है जबकि सीक्रेट सर्विस ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा, दरअसल बद से बदनाम बुरा होता है। अब क्या किया जाए? वो लोग मेरी हरकत में आने को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की हरकत समझते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने इनके खिलाफ काम किया है? और कब किया है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा तो इमरान ने ऑस्टन से पूछ-कुछ से लेकर जोसेफ की कारकर्दगी और फिर ऑर्थर की लाश मिलने के बारे में सब तफसीलात बता दी। और ये ऑर्थर उनका यहाँ मेन आदमी था। इसके इस अंदाज में मौत बता रही है कि उन्होंने उसे इसलिए ख़त्म किया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उसके ज़रिए असल सेटअप तक ना पहुँच जाए। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ का रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी, अगर ना भी मौजूद हो तो आपकी कॉल के बाद उसे कान से पकड़कर मौजूद कराया जा सकता है जनाब। आखिर आपकी तनख्वाह गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट की हैसियत रखती है। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सुन लो कि बहादुरिस्तान के चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने बराह रास्त बात की है। उन्होंने बताया कि इस आदमी से जो मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक इस मुखालिफ ग्रुप ने इस बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से इंतहाई जदीद साख्त की बारूदी सुरंगें हासिल करने का मुआहदा किया है। ऐसी बारूदी सुरंगें जो कंप्यूटराइज्ड हैं और अभी सिर्फ एक्रीमिया के इस्तेमाल में हैं। सर सुल्तान ने कहा, कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगें? ओह, ये तो वाकई ही इंतहाई हसास असला है। ठीक है, अब इस ब्लैक मास्क से मैं निपट लूँगा। इमरान ने चौंक कर कहा, बहादुरिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने खसूसी तौर पर दरख्वास्त की है क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इसकी इत्ला मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मालूमात हासिल करूं। उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस तंजीम का खात्मा कर दिया जाए, वरना बहादुरिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। सर सुल्तान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने खुदा हाफिज कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया और तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर गौर व फिक्र की लकीरें उभर आई थी, इसलिए ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा रहा था। उसने कोई तबसरा ना किया था। फिर इमरान ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नॉटरॉन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई थी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से नॉटरॉन ने इस बार इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा, असला सप्लाई करने वाली एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है, ब्लैक मास्क। उसने बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप से इंतहाई हसास असलाह की सप्लाई का सौदा किया है। पाकिस्तान में उसके सेटअप के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, लेकिन तुमने काफिरिस्तान में उसके सेटअप को ट्रेस करना है क्योंकि हो सकता है कि हसास असलाह जो कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगों पर मुश्तमिल है काफिरिस्तान के ज़रिए बहादुरिस्तान सप्लाई कर दिया जाए, जबकि हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि ये असलाह सप्लाई ना हो सके। इमरान ने मखसूस लहजे में बात करते हुए कहा, यस सर, मैं काम शुरू कर देता हूँ सर। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में जवाब दिया गया, ज़रूरी रिपोर्ट्स भिजवाते रहना।
इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब यहाँ उसके खिलाफ काम किस अंदाज में शुरू करेंगे आप? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। यहाँ यकीनन उनका सेटअप टाकूरा में है और बदमाश वगैरह वहाँ के इंचार्ज हैं, इसलिए तो ये लोग टाइगर और जवाना की हरकत में आते ही बुरी तरह बौखला गए हैं और मैंने अस्पताल जाकर उनसे कह दिया है कि वो इन बड़े बदमाशों पर हाथ डालें। इससे मुझे यकीन है कि यहाँ से ये असला अब आसानी से सप्लाई ना हो सकेगा, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने अस्बात में सर हिला दिए। Like, comment, share, press the bell icon